हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और निरंतर अपनी स्टडी को जारी रखे होंगे। आज हम इस सीरीज के दूसरे वीडियो लेक्चर की ओर आ जाते हैं। कल की क्लास में हमने पृथ्वी की गतियों से संबंधित कुछ एमसीक्यूज लगभग 20 एमसीक्यूज सॉल्व किए थे। इसके बाद आज हमारा दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है अक्षांश और देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर से संबंधित आज हम एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। पीछे थंबनेल नहीं दिख रहा होगा, तो थंबनेल की जरूरत हमें नहीं है। आज का टॉपिक हमारा अक्षांश और देशांतर है। कुछ टेक्निकल वजह से थंबनेल नहीं आ पा रहा है, वो आपको यूट्यूब पर जब आप इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको थंबनेल मिल जाएगा। तो आज दूसरा टॉपिक है, इसके भी 20 क्वेश्चंस की हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो जल्दी से सभी लोग इस सीरीज से जुड़ने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट इससे जुड़ें। हमारी ये सीरीज निरंतर 17 तारीख तक दिसंबर में जो आपका पेपर है उसके पहले तक चलेगी। तो पूरा बेनिफिट आपको इसका, जो भी एमसीक्यूज हर टॉपिक के कराए जा रहे हैं उसका मिलने वाला है। तो आप सभी लोग इस सीरीज से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करें। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं आज के हमारे टॉपिक की, जिसका नाम है अक्षांश और देशांतर। ये हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी का दूसरा टॉपिक है। हमारी प्री में अगर हम देखें तो प्री की यूनिट नंबर 4 भौतिक विश्व का भूगोल और भारत के भूगोल से संबंधित है। तो यूनिट नंबर 4 के बारे में अगर बात करें, दूसरा टॉपिक अगर हम देखें इसमें आज अपन शुरू करने वाले हैं। तो इसका पहला एमसीक्यू क्या होने वाला है, इसका पहला प्रश्न क्या होने वाला है। चलिए आइए देख लेते हैं। सभी लोगों ने प्रश्न पढ़ लिया। प्रश्न बहुत ही सिंपल है। प्रश्न का नाम यहाँ पर सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हैं। प्रश्न सभी लोग देख लें। प्रश्न में लिखा हुआ है रेखा के सर्वाधिक निकट है। अब यहाँ पर रेखा लिखा हुआ है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर मुझे इसको सही कर देना है। यहाँ पर रेखा मतलब भूमध्य रेखा होगा। प्रश्न में क्या होगा, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक था, आप लोग सुधार लीजिएगा। तो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है। तो यहाँ पर भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा देश स्थित है, 4 देशों के नाम दिए गए हैं। जल्दी से इसका आंसर आप लोग निकालिए। बहुत ही सरल प्रश्न है। पहला ही प्रश्न सीधा आपकी मैपिंग से संबंधित है। और मैपिंग करना, मैंने कहा था कई बार, मैंने अपनी क्लासेस में बताया है कि बहुत ज्यादा मस्ट हो जाता है। यदि आप अक्षांश और देशांतर से संबंधित यूनिट को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो बिना मैप के काम नहीं बनेगा। तो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा देश स्थित है? क्या कोलंबो है, क्या जकार्ता है, क्या मनीला है, क्या सिंगापुर है? और मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न एक बार पूछ लिया गया है एमपीपीएससी के द्वारा। तो आपको बताना है कि भूमध्य रेखा के सबसे निकट कौन सा देश स्थित है। तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने निकाल लिया होगा। इसका आंसर क्या है बेटा, भूमध्य रेखा के सबसे ज्यादा निकट कौन सा देश स्थित है? सिंगापुर स्थित है। इसका सही आंसर है। अगर आप इसको मैप से भी देखें तो यहाँ पर समझ में आता है। अगर आप देखोगे तो विषुवत रेखा के सबसे ज्यादा निकट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सिंगापुर आपको नजर आता है। बहुत ज्यादा नजदीक यहाँ पर सिंगापुर है। ये भूमध्य रेखा के या विषुवत रेखा के सबसे ज्यादा निकट है। वहीं अगर इसके अन्य ऑप्शन की बात करें तो ना तो जकार्ता है, जकार्ता बहुत दूर है। जकार्ता क्या है बेटा, इंडोनेशिया की राजधानी है, ये दूर है। इसके अलावा अगर हम देखें कोलंबो भी श्रीलंका की राजधानी, ये भी दूर है। इसके अलावा मनीला फिलीपींस की राजधानी है, ये भी विषुवत रेखा से काफी दूर है। तो विषुवत रेखा के सबसे नजदीक अगर कोई देश स्थित है सिंगापुर, तो सिंगापुर यहाँ पर सही आंसर आ जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं हम। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है? दूसरा प्रश्न कह रहा है हमसे कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है। बहुत अच्छा प्रश्न है, एक बार आप पढ़ लीजिए प्रश्न कह रहा है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब ये इंटरनेशनल डेट लाइन से संबंधित प्रश्न है। तो अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है इसकी स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है। यानी हमारी जो इंटरनेशनल डेट लाइन है 180 पूर्वी देशांतर रेखा को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, जो हमारी पृथ्वी के
पीछे वाले भाग को अगर आप देखोगे 180 लाइन है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा निकटतम है, किसके निकटतम है, 0 डिग्री अक्षांश के निकटतम है क्या, तो 0 डिग्री अक्षांश मतलब विषुवत रेखा के निकटतम है, तो ये तो कोई तुक नहीं बनता है। दूसरा अगर देखें 0 डिग्री देशांतर के है, तो आपको पता होगा कि 0 डिग्री देशांतर यानी जिसको अपन GMT कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, GMT कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर 180 देशांतर के साथ 180 देशांतर के साथ मिलकर एक बृहत देशांतर या बृहत वृत्त का निर्माण करता है। 0 डिग्री देशांतर के जस्ट पीछे ही हमारा 180 देशांतर है, अगर आप पृथ्वी में देखें तो 0 डिग्री अक्षांश नहीं होगा, 0 डिग्री देशांतर क्या हो सकता है देख लेंगे, फिर बहुत दूर है हालांकि। फिर सी आंसर है 90 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर हो सकता है क्या, तो 90 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर 180 90 डिग्री में 90 डिग्री का अंतर है। और इसके बाद नेक्स्ट जो आता है डी 180 पूर्वी और पश्चिमी देशांतर। तो अब इसका आंसर मुझे नहीं लगता है कि आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि इसका आंसर क्या आने वाला है, डी आने वाला है। 180 पूर्वी देशांतर के ही समानांतर स्थल खंडों को विभाजन से बचाते हुए जलीय मार्ग से खींची गई एक काल्पनिक रेखा को ही हम क्या बोल देते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन कह देते हैं। तो 180 देशांतर के साथ साथ केवल जलीय भागों से खींची गई काल्पनिक रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और यह तिथि रेखा स्थान स्थान पर कहीं कहीं पर मोड़ दी गई है, हालांकि उसके बारे में आपको जानकारी पहले जब आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो आपको उसकी जानकारी होगी। लेकिन यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है वो कह रहा है कि इंटरनेशनल डेटलाइन किसके ज्यादा निकट है, तो 180 देशांतर के सबसे ज्यादा निकट हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी इज आ राइट आंसर। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे इसको गलत समझ लेते हैं, वे 0 डिग्री देशांतर लगा देते हैं। तो आपको इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के करना चाहिए सॉल्व। नेक्स्ट देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन कहता है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। विषुवत रेखा के बारे में कहा गया है कि ये जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री हमारी अक्षांश रेखा है, यह निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। यहाँ पर नहीं आपको अच्छे से समझना है, नहीं गुजरती है। आप देख लीजिए, कीनिया, मेक्सिको, इंडोनेशिया और ब्राजील, ये 4 देश यहाँ पर दिए गए हैं और इनमें से कोई एक आंसर होगा जहां से नहीं गुजरती है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैपिंग कर लेना है। मैंने ऐसे कई क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं जो मैपिंग से रिलेटेड हैं। तो क्या कीनिया विषुवत रेखा कीनिया से गुजरती है, मैक्सिको से गुजरती, इंडोनेशिया से, ब्राजील से? तो लगाइए आप आंसर, आपको पता ही होना चाहिए इसका सही आंसर क्या है। बड़ा ही सरल है, इसका सही आंसर क्या हो गया बेटा, ए केन्या होगा। कौन सा इसका सही आंसर होगा, ए केन्या होगा। कैसे, तो इसको अगर हम देखें मैप से तो केन्या कहां पर स्थित है, अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है केन्या। और केन्या जो है विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है, विषुवत रेखा के कहां पर है, ऊपर स्थित है केन्या। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि केन्या को छोड़कर बाकी सभी, इंडोनेशिया हो, चाहे ब्राजील हो, चाहे मेक्सिको है, ये विषुवत रेखा पर स्थित हैं। तो यहाँ पर आपको सही आंसर क्या आ गया आपका, केन्या आएगा, मेक्सिको विषुवत रेखा। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा गलत हो गया। इसका सही आंसर क्या आएगा, मैं कर्क रेखा समझ लिया इसका आंसर, ठीक है। तो ये केन्या नहीं आएगा, केन्या तो है विषुवत रेखा पर स्थित। इसका सही आंसर आएगा कौन बेटा, मैक्सिको आएगा। कौन सा आएगा, मैक्सिको कर्क रेखा पर स्थित है। अगर आप देखोगे इस डायग्राम में तो मैक्सिको कहां पर है बेटा, कर्क रेखा पर स्थित है। देखिए जरा मैक्सिको कहां पर है, कर्क रेखा पर स्थित है। तो मैक्सिको कर्क रेखा पर है, बाकी 3 देश कहां पर स्थित हैं, विषुवत रेखा पर स्थित है। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा ये हो जाता है कभी कभी समझने में। तो ये आपको भी गलती नहीं करना है, ऐसी गलती मैं करके बता रहा हूँ, जानबूझ के हो रही है या फिर बाय मिस्टेक हो रही, फिर भी गलती हो जाती ना हमसे, तो इस तरीके की गलती आपको भी नहीं करना है। इसका राइट आंसर क्या आएगा, मैक्सिको आएगा। मैक्सिको कर्क रेखा पर स्थित है, जबकि पूछा गया है विषुवत रेखा वाला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पढ़ते हैं, पढ़िए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश
49 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है वो किस किस के बीच सीमांकन करती है, यानी कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनके बीच में 49 डिग्री अक्षांश रेखा सीमांकन करती है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, बड़ा ही सरल प्रश्न है। अगर आपने पहले भी एमसीक्यूज लगाए हैं तो इस तरीके के प्रश्न पहले भी आता, ये वाला प्रश्न पहले भी आ चुका है। तो ये वाला मैंने प्रश्न इसलिए डाला है क्योंकि इस तरीके के प्रश्न पीएससी दोबारा भी पूछ सकती है। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर लगाना है कि 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किस किस के बीच स्थित है या किन किन क्षेत्रों के बीच स्थित है। कोई देश हो गए तो यहाँ पर देश दिए गए हैं, तो आपको इसका आंसर लगाना है। बताइए कौन सा आंसर आएगा। पहला इसमें लिखा हुआ है उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य 49 डिग्री अक्षांश रेखा है क्या, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के मध्य है क्या, मिस्र और सूडान के मध्य है क्या, और अमेरिका एवं कनाडा के मध्य है क्या। तो इसका आंसर आपको निकालना है कि किन दो देशों के मध्य 49 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो अगर आप मैप में देखोगे तो आपको क्लियरली हो जाएगा, स्पष्ट नजर आ जाएगा कि 49 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो कहाँ पर स्थित है। तो 49 डिग्री अक्षांश रेखा सामान्य तौर पर कहाँ है, यूएसए और कनाडा के बीच गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, यूएसए और कनाडा के बीच से गुजरती है। अर्थात इसका सही आंसर क्या आएगा, यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है 49 डिग्री अक्षांश रेखा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आ गया, यूएसए एंड कनाडा, दैट इज राइट आंसर। 49 डिग्री अक्षांश रेखा यूएसए कनाडा से गुजरती है। फिर एक प्रश्न और आता है 17 डिग्री अक्षांश रेखा किन दो क्षेत्रों को अलग करती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, अमेरिका एवं कनाडा। 49 डिग्री अक्षांश रेखा आपके लिए एक प्रश्न है, 17 डिग्री अक्षांश रेखा किन दो क्षेत्रों को अलग करती है या किन दो क्षेत्रों के मध्य स्थित है। इसका आंसर आप बताइएगा, इसमें ही छुपा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया। अब हमें पता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, तो जो रेखा 180 डिग्री देशांतर के समानांतर खींची गई है, 180 देशांतर के साथ साथ खींची गई है, उसी को हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। और इसका निर्धारण कब किया गया ये पूछा जा रहा है। तो 180 देशांतर रेखा का निर्धारण हम देखेंगे तो वर्ष 1884 में अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में इंटरनेशनल मेरिडियन कांग्रेस का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में हम देखते हैं कि इंटरनेशनल डेट लाइन के साथ साथ जीएमटी रेखा का निर्धारण किया गया था। अर्थात जीएमटी यानी 0 डिग्री देशांतर और 180 देशांतर। जीएमटी क्या है, समय को बताती है, जबकि 180 देशांतर तिथि को बताती है, दिन को बताती है। तो 1884 में यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में हुए इंटरनेशनल मेरिडियन कांग्रेस के सम्मेलन में ही इस रेखा का निर्धारण किया गया था। इसीलिए ये रेखा कब खींची गई, 1884 में निर्धारित की गई। इसके अलावा जीएमटी रेखा भी इसी समय इसी सम्मेलन में निर्धारित की गई थी। तो आपको इस चीज को याद रखना है, 1884 का वर्ष जो था वो इंटरनेशनल डेट लाइन के लिए भी था और जीएमटी के निर्धारण से भी संबंधित है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मानचित्र पर स्थित अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है ये बताना है हमें। 2 या 4 कथन यहां पर दिए गए हैं, देख लेते हैं कौन कौन से कथन है। पहला लिखा हुआ है यहां पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं दोनों एक दूसरे के समानांतर रेखाएं हैं क्या। पहला देख लेते हैं अपन, अक्षांश और देशांतर के संबंध में स्टेटमेंट है, वो कहता है पहला कि क्या दोनों एक दूसरे के समानांतर होती है अक्षांश और देशांतर। तो आपको पता ही होगा कि अक्षांश रेखाएं तो एक दूसरे के समानांतर खींची जाती हैं, परंतु देशांतर रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे के समानांतर नहीं होती हैं। अब ये तो ये कह रहा है कि क्या दोनों एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो यही प्रश्न यही क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब हमें इसमें से सत्य छांटना है, तो यहाँ पर ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भैया अक्षांश और देशांतर एक दूसरे के समांतर नहीं होती। दूसरा,
दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं क्या, ये निर्धारण आपको करना है। क्या दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप देखोगे तो ये हमारी अक्षांश रेखा है और इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारी ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है और ये इसको क्या कर रही है, लंबवत काट रही है। दूसरी रेखा खींच लें, तीसरी रेखा खींच लें, ऐसे अक्षांश रेखाएं खींच लें जो एक दूसरे को क्या करती हैं, लंबवत ही काटती हैं, 90 डिग्री से काटती हैं। मतलब बी आंसर इसका सही हो सकता है। बाकी के दो ऑप्शन और पढ़ना जरूरी है क्योंकि सत्य कथन पूछ रहा है। सी बोलता है दोनों ध्रुवों पर मिलती हैं क्या, तो दोनों ध्रुवों पर नहीं मिलती हैं क्योंकि अक्षांश रेखाएं वृत्त बनाती हैं और अंतिम रूप से जब ध्रुव पर जाती है तो बिंदु में परिणत हो जाती हैं। अगर बात करें ग्लोब की तो वहां पर क्या बन जाता है, एक बिंदु बन जाता है, अगर हम कहें वो मानचित्र पर एक रेखा बन जाती है। वहीं अगर बात करें देशांतर रेखाओं की तो ये दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं हैं, परंतु दोनों आपस में नहीं मिलती हैं, यानी सी इसका आंसर नहीं हो सकता। फिर डी देख लेते हैं, दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती हैं क्या, तो ये भी अगर बात करें दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती है यानी सारी की सारी क्या अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखा से भूमध्य रेखा पर मिलती हैं, तो ये भी सही नहीं है। ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत साबित हो जाता है। यानी इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, बी होगा सही आंसर। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं और चाहे ध्रुवों से लेकर विषुवत रेखा तक ले लें, हर अक्षांश रेखा देशांतर रेखा के साथ एक 90 डिग्री के एंगल पर ही स्थित होती है, 90 डिग्री से ही काटती है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। फिर देख लेते हैं 7 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कहा क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन असत्य है। आप सब लोग देखिए प्रश्न का लेवल हमेशा पीएससी में सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने लास्ट टाइम जो अक्षांश देशांतर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो अलग प्रकृति के थे, उनमें भी अलग अलग लेवल के प्रश्न थे। इसमें भी मैंने कुछ प्रश्न वो रिपीट भी किए हैं, कुछ अलग लेवल के डाले हुए हैं, तो इससे आपका रिवीजन भी हो रहा है, साथ साथ एक नए क्वेश्चन भी आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि ये सारे के सारे जो 20 क्वेश्चन हम रोज सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको आप प्रॉपर तरीके से विशेष तौर पर सॉल्व करें ताकि आपके एमसीक्यू से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और परीक्षा में इसका बहुत अच्छा आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा। तो 7वां प्रश्न क्या बोल रहा है इसको देख लेते हैं। इसमें भी स्टेटमेंट के बारे में दिया है और फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है, असत्य कथन कौन सा है। तो असत्य कथन के बारे में पढ़ना है, हम देख लेते हैं। पहला कथन है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि हो जाती है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि हो जाती है। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा है अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं बेटा, और अक्षांश रेखाएं जब एक दूसरे के समानांतर होंगी तो उनके बीच की दूरी कभी नहीं बदलती, चाहे वो विषुवत रेखा पर हो चाहे वो ध्रुवों पर है, हमेशा उनके बीच की दूरी बराबर मतलब कितनी 111 किलोमीटर ही होती है। तो पहला तो मुझे क्या लग रहा है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि हो जाती है। तो ये कहना थोड़ा सा क्या है, सही नहीं लग रहा है, यानी ये गलत लग रहा है। देख लेते हैं क्या यही आंसर आएगा। फिर भी दूसरा देख लेते हैं। किसी भी स्थान की प्रधान यामाउत्तर यानी प्रधान मध्याह्न रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहते हैं। तो किसी स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहते हैं। तो प्रधान मध्याह्न रेखा से कोणीय दूरी को सामान्य तौर पर हम देशांतर कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सामान्य तौर पर देशांतर। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो क्या बोल रहा है, किसी भी स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखा से अगर हम कोणीय दूरी को पृथ्वी की किसी भी सतह पर खींचें, यहां पर इस तरीके से, माफ कीजिएगा, 0 डिग्री देशांतर से अगर हमें कोणीय दूरी खींचनी है कहीं पर भी पृथ्वी की सतह पर, तो इस तरीके से ये डिस्टेंस आएगी और इसको अपन क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं, ना कि अक्षांश। तो किसी स्थान की प्रधान यामाउत्तर से कोणीय दूरी को इस स्थान का अक्षांश कहते हैं, तो अक्षांश ना कहकर क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। तो ये भी असत्य नजर आ रहा है। अब दो असत्य कैसे हो सकते हैं, इसका आंसर अपन निकालेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बोला था।
सी देख लेते हैं, विषुवत रेखा एक बृहद वृत्त है, तो ये बिल्कुल सही है। विषुवत रेखा एक बृहद वृत्त का निर्माण करती है। अगर हम देखें ग्लोब पर तो एक बड़ा सर्कल बनाती है, बृहद वृत्त बनाती है, तो ये तो सही है। फिर उसके बाद देखें सभी देशांतर रेखा बृहद वृत्त बनाती है, तो ये भी सही है। प्रत्येक देशांतर रेखा बृहद वृत्त का निर्माण करती है, दैट इज अगर बात करें तो सबकी सब क्या हो जाती है, एक बड़े वृत्त का निर्माण करती हैं। सारी की सारी रेखाएं विषुवत रेखाओं को अगर देखेंगे, सॉरी देशांतर रेखाओं को देखेंगे तो बृहद वृत्त के रूप में दिखाई देती हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बृहद वृत्त का मतलब है अगर देशांतर को देखोगे तो 0 डिग्री रेखा एक वृत्त बनाएगी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे करके सारी देशांतर रेखा एक बड़ा वृत्त बनाती है, बड़ा सर्कल बनाती है, क्योंकि पृथ्वी हमारी गोल है, तो हर देशांतर रेखा क्या बनाएगी, बृहद वृत्त बनाएगी। लेकिन अक्षांश में केवल 0 डिग्री अक्षांश यानी विषुवत रेखा ही वृत्त बनाएगी, तो ये दोनों कथन तो सही है। अब इन दोनों कथनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, यानी हमें असत्य कथन बताना है। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी आंशिक रूप से क्या वृद्धि हो जाती है, ठीक है, हमने समांतर पढ़ा हुआ है। और दूसरा लिखा हुआ है किसी भी स्थान की प्रधान या उत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहते हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसमें अब हमें देखना होगा कि ज्यादा गलत किस ओर जा रहा है, तो ज्यादा गलत जो जा रहा है वो बी की ओर जा रहा है, क्योंकि ये देशांतर कहलाती, अक्षांश नहीं कहलाती। प्रधान या उत्तर से कोणीय दूरी दैट इज देशांतर यानी दैट इज लॉन्गिट्यूड। बट यहां पर ये कहा गया है कि आंशिक रूप से क्या थोड़ी बहुत चेंजेस हो जाती है, तो 111 किलोमीटर होती है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। इसमें माइनर लेवल पर चेंजेस हो सकते हैं, पर हम तो चूंकि समानांतर पढ़ते हैं और समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, वो अनंत पर जाकर मिलती हैं, उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। तो यहां पर आपसे आपके दिमाग को घुमाने की कोशिश कर रहा है वो कि थोड़ा बहुत इसमें से ज्यादा असत्य कौन है, ज्यादा फॉल्स कथन कौन सा है, थोड़ा सा फॉल्स कथन कौन सा है, इस तरीके से आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें थोड़ा बहुत पार्शियली चेंज हो सकता है। जनरली अगर इसका आंसर निकाला जाए तो बी इज अ राइट आंसर, बट मैं आपको बता दूं, आपको याद यही रखना है कि इनकी दूरी नहीं बदलती है, चेंजेस नहीं होते हैं। पर इसका आंसर निकालने के लिए थोड़ा सा हमें अपने आप को मॉडिफाई करना होगा। इसका सही आंसर बी होगा, ज्यादा गलत है, ठीक है, क्योंकि कोणीय दूरी अक्षांश ना होकर क्या होता है बेटा, देशांतर होती है। तो 7 का आंसर अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा आपको अपने दिमाग को खोलकर इसका आंसर लगाना था, आप लगा सकते थे। फिर देख लेते हैं दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। अब देखिए पूछ लिया, वही प्रश्न पूछ लिया, सरल था, मैंने अभी बताया था कितना होता है 111 किलोमीटर। अब 111 मील भी लिखा हुआ है तो गलत मत लगा देना, 111 किलोमीटर होती है, ठीक है, ये तो पता होगा सबको। फिर उसके बाद 9th क्वेश्चन देख लेते हैं, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। देखिए अपन नहीं बहुत अच्छे से देख लेना है, अभी अपन ने एक मिस्टेक करी थी कि नहीं करी थी, तो उस नहीं को देख लेना। नहीं में आप बहुत ज्यादा, हालांकि आजकल आयोग नहीं को हाईलाइट कर देता है तो हमें स्पष्ट तौर पर समझ में आ जाता है, फिर भी मकर रेखा किन देश से होकर नहीं गुजरती है, तो मकर रेखा को आप देखें अपने मैप में, क्या दक्षिण अफ्रीका से नहीं गुजरती, क्या अर्जेंटीना, क्या चिली, क्या फिलीपींस। मकर रेखा को देखिए आप किस देश से होकर नहीं गुजरती, दक्षिण अफ्रीका। मकर रेखा की बात कर रहे हैं, कर्क रेखा की बात नहीं कर रहे हैं। तो दक्षिण अफ्रीका से मकर रेखा गुजरती है, बिल्कुल सही है। अर्जेंटीना से मकर रेखा गुजरती है, बिल्कुल सही है, दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी गोलार्ध में है। चिली भी दक्षिणी गोलार्ध में, से भी मकर रेखा गुजरती है। परंतु जो फिलीपींस है ना बेटा, ये उत्तरी गोलार्ध का भाग है और यहाँ से कर्क रेखा तो गुजरती है लेकिन मकर रेखा नहीं गुजरती। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या आएगा, डी आएगा। फिलीपींस से मकर रेखा नहीं गुजरती है। फिलीपींस उत्तरी गोलार्ध में है, सरल था, अगर आप इस तरीके से देख सकते तो फिलीपींस उत्तरी गोलार्ध में, बाकी ये तीनों के तीनों कहां पर हैं, साउथ पोल सॉरी दक्षिणी गोलार्ध में है, साउथ हेमिस्फीयर में या सदर्न हेमिस्फीयर में स्थित हैं। तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको गोलार्ध अच्छे से पता है, देशों की पोजीशन अच्छे से पता है ना, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। परंतु ऐसे प्रश्नों को हल करने के पीछे आपकी मैपिंग बहुत तगड़ी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। इस पूरे चैप्टर में मैपिंग बहुत ज्यादा आवश्यक है। पूरी ज्योग्राफी में भी मैपिंग जरूरी है, पर ऐसे कुछ चैप्टर होते हैं जहां पर मैपिंग करना बहुत जरूरी हो जाती है।
10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? किन देशों के समूह से? तो यहां बताया गया है कुछ देश दिए गए हैं, उनके समूह है और उनसे भूमध्य रेखा गुजरती है क्या? उसका राइट आंसर निकालना है हमें। तो आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइए कि क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो देखिए पहला समूह दिया है ब्राजील, जाम्बिया और मलेशिया, यहां से गुजरती है क्या भूमध्य रेखा? दूसरा कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, यहां से गुजरती है क्या? तीसरा ब्राजील, सूडान और मलेशिया, और चौथा है वेनेजुएला, इथोपिया और इंडोनेशिया। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने बहुत सारे मैपिंग के क्वेश्चन लगाए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा विषुवत रेखा कोलंबिया से जाती है, केन्या से जाती है और इंडोनेशिया से जाती है। कहां से जाती है? कोलंबिया से जाती है, केन्या से जाती है, इंडोनेशिया से जाती है। अब आंसर गलत कहां कहां आ रहा है देखिए, ए में देखेंगे तो ब्राजील से तो जाती थी, है ना, मलेशिया से भी जाती थी पर जाम्बिया से नहीं जाती थी। सी में देखें ब्राजील से जाती थी, ठीक है, मलेशिया से जाती थी पर सूडान से नहीं जाती थी, वेनेजुएला से जाती थी, इंडोनेशिया से जाती थी पर इथोपिया से नहीं जाती थी। तो इस तरीके से हर में एक एक आंसर क्या था? गलत था। लेकिन बी देखेंगे तो बी में कोलंबिया है, केन्या है, इंडोनेशिया, इन तीनों देशों से होकर क्या गुजरती है? विषुवत रेखा गुजरती है। मैपिंग में स्पष्ट है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, पृथ्वी पर सबसे उत्तरतम तापक्रम निम्न जो उच्चतम तापमान माफ कीजिएगा, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर कहां रिकॉर्ड किए जाते हैं? प्रश्न है अक्षांश से संबंधित लेकिन थोड़ा सा क्लाइमेटोलॉजी का है, थोड़ा सा जलवायु से संबंधित है, तापमान से संबंधित है। तो इसका आंसर अक्षांश में देने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज्यादा समझ में कब आएगा? जब आप जलवायु विज्ञान से संबंधित टॉपिक के प्रश्न लगाएंगे, उस टॉपिक को पढ़ेंगे। फिर भी मैं इसमें बता देता हूं आंसर। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा उच्चतम तापमान कहां है? तो आप कहोगे भैया विषुवत रेखा पर है। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्षवल लंबवत पड़ती है, इसलिए तापमान ज्यादा होता है। लेकिन मैं कहूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि जहां पर अगर हम बात करें 0 डिग्री देशांतर पर विषुवत रेखा पर तापमान इसलिए सर्वाधिक नहीं होता है क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें लंबवत तो पड़ती हैं, परंतु होता ये है कि इस लंबवत होने के कारण धरातल गर्म होता है। धरातल गर्म होता है तो गर्म वायु ऊपर उठती है, कन्वेक्शन करंट के रूप में ऊपर उठेगी और बादलों का रूप धारण कर लेगी और बादल छा जाएंगे। और बादल जब छा जाएंगे तो वर्षा भी होगी, यानी बादल छाएंगे वर्षा होगी, फिर खुला मौसम हो जाएगा, बादल छाएंगे वर्षा होगी, फिर साफ मौसम हो जाएगा। ये प्रक्रिया हमेशा भूमध्य रेखा पर चलती रहती है, इसलिए तापमान उतना नहीं हो पाता वृद्धि जितना होना चाहिए स्थलीय भागों का। तो तापमान प्राप्ति तो ज्यादा होती पर स्थल उतना गर्म नहीं हो पाता क्योंकि वर्षा भी होती है, बादलों से आच्छादित भी रहता है ये क्षेत्र। तो इसका आंसर भूमध्य रेखा नहीं आएगा। फिर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश आएगा क्या? तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी नहीं आएगा क्योंकि उतना टेम्परेचर नहीं है। इसके बाद अगर कहते हैं 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश आएगा, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी नहीं आएगा क्योंकि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से संबंधित अगर बात करें तो यहां पर हमें तापमान से संबंधित कन्वेक्शन करंट मिलती है, लेकिन फिर भी ये चूंकि 0 डिग्री देशांतर के ज्यादा पास में है इसलिए उतना ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर स्थल का नहीं हो पाएगा। लेकिन इसका सही आंसर जो आएगा वो आएगा 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्यों आएगा? 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश में ज्यादा तापमान होने के दो मुख्य कारण है। पहला कारण है यहां पर अगर आप देखोगे विश्व के सारे डिजर्ट जो हैं वो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांशों पर ही स्थित हैं। हमें यहाँ पर उत्तरी अक्षांश देखा हुआ है, चाहे सहारा देख लें, चाहे तारम देख लें, चाहे हमारा थार मरुस्थल देख लें, चाहे अरब के मरुस्थल देख लें, ये सब 25 डिग्री के आसपास ही स्थित हैं, इसलिए ज्यादा टेम्परेचर जनरेट करते हैं, ज्यादा गर्म रहते हैं। अब ये मरुस्थल भी यहाँ पर क्यों बन गए? तो उसके पीछे भी कारण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं 30-35 पर जेट स्ट्रीम उतरती हैं जो कि 0 डिग्री की कन्वेक्शनल के साथ क्षोभ मंडल पर बनती हैं। ठीक है, जो 0 डिग्री से जो गर्म हवा ऊपर उठेगी ये 30-35 पर नीचे उतरती है ठंडी होकर, और 30-35 पर जब नीचे उतरती है ठंडी होकर तो यहाँ पर लो प्रेशर जोन बनते हैं, और लो प्रेशर जोन बनने कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, हम देखते हैं कि उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। और उपोष्ण उच्च वायुदाब के क्षेत्र में अगर देखोगे अब हाई प्रेशर से हमेशा पवनें लो प्रेशर की ओर जाती है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएंगी तो हाई प्रेशर पर तो वर्षा नहीं होगी ना,
तो हाई प्रेशर पर वर्षा नहीं होगी तो मरुस्थली तो बनेंगे, और मरुस्थल क्या होते हैं, दिन के समय बहुत गर्म हो जाते हैं, रात के समय ठंडे हो जाते हैं। तो इस तरीके से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो क्षेत्र है ये कंपैरेटिवली 0 से 10 से 20 से ज्यादा गर्म रहता है, ज्यादा मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ पर वन बहुत कम दिखाई देते हैं। अगर 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री देखो तो वनाच्छादित ज्यादा है, वर्षा अच्छी होती है। वही 25 डिग्री पर बहुत कम वर्षा हो गई और साथ ही साथ मरुस्थलीय भाग भी है, तो ये सूर्य से ज्यादा तापमान प्राप्त करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर बादल भी नहीं रहेंगे, स्वच्छ आकाश रहेगा, तो सूर्य का तापमान ज्यादा धरातल को गर्म कर पाएगा। यानी ऐसे तो बहुत सारे कारण हो जाते हैं, लेकिन मुख्य कारण दो हैं। एक तो कन्वेक्शनल करंट जो कि 30-35 पर उतरती है, जेट स्ट्रीम के फॉर्म में हाई प्रेशर बनाती हैं, और दूसरा यहाँ पर डेजर्ट का होना या मरुस्थलों का होना यहाँ पर ज्यादा तापमान का कारण बन जाता है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा बेटा, डी आएगा। हालांकि क्लाइमेटोलॉजी में ये ज्यादा चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। आप लोगों ने अगर जलवायु विज्ञान पढ़ा होगा तो मेरी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब अगर हम देखें, हाँ 12वां क्वेश्चन, तो इसमें लिखा हुआ है कि दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है वो क्या कहलाती है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो क्या कहलाती है बेटा, अक्षांश रेखा कहलाती है, जो दोनों ध्रुवों को जोड़ती है और साथ ही साथ भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। तो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है, उसे क्या बोलते हैं हम, देशांतर रेखा कहते हैं, जो भूमध्य रेखा को 90 डिग्री पर काटती है और दोनों ध्रुवों को जोड़ती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, देशांतर रेखा कहते हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ पर एक और बात है, अगर इसका आंसर और भी अगर आप देखें तो यहाँ पर मध्याह्न अकेला लिखा है। क्या लिखा है, मध्याह्न। तो आप सब सर मध्याह्न रेखा यानी 0 डिग्री रेखा, तो 0 डिग्री रेखा इसका सही आंसर आएगा, लेकिन अकेला मध्याह्न लिख दिया है, ना तो रेखा लिखा हुआ है ना ही प्रधान मध्याह्न लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर हम नहीं लगा, क्योंकि मध्याह्न रेखा बहुत सारी हो सकती है, हर देश की अलग अलग मध्याह्न रेखा होती है। प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री है हमारे देश की मध्याह्न रेखा, जिससे हम इंडियन अगर बात करें समय का निर्धारण करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, इंडियन मेरिडियन लाइन कह देते हैं, या भारत की टाइमलाइन कह देते हैं, जो कि कहां से जाती है, मिर्जापुर अमरावती चौराहा से जाती है, तो भारत की डेट लाइन है वो। तो मध्याह्न रेखा तो हर देश की अपनी अपनी हो सकती है, तो यहाँ केवल मध्याह्न लिख दिया है, इसलिए इसका आंसर मध्याह्न नहीं होगा। कंफ्यूजन में मत रहें, इसका सही आंसर क्या होगा, देशांतर ही होगा। अगर मुझसे पूछा जाता या अगर इसमें आंसर में ए में 0 डिग्री मध्याह्न रेखा होगा, सॉरी प्रधान मध्याह्न रेखा यानी जीएमटी होता, या प्रधान मध्याह्न शब्द जोड़ा होता, तो फिर इसका आंसर क्या आता, प्रधान मध्याह्न रेखा ही इसका आंसर आता। फिर इसका आंसर देशांतर नहीं आता, क्योंकि देशांतर में भी स्पेसिफिक 0 डिग्री देशांतर समकोण पर प्रतिच्छेद करती है विषुवत रेखा को, तो ये आंसर आता। वैसे तो सारी की सारी विषुवत रेखा को समकोण पर काटती है, 90 पर काटती है, लेकिन यहाँ पर केवल मध्याह्न लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। प्रधान मध्याह्न होता तो 0 डिग्री तो ज्यादा स्पेसिफिक आंसर हो पाता। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। ये तो बहुत सरल प्रश्न है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर, तो इसका आंसर मैंने कई बार बताया है। अगर हमें एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाना है, यानी 1 डिग्री के एंगल की बात की जा रही है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर मतलब 1 डिग्री के कोण में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, तो वृद्धि की बात करें तो 1 डिग्री के एंगल में ही परिवर्तन होगा, और 1 डिग्री का एंगल निकालना है तो हमारी पृथ्वी 24 घंटे में, कितना बेटा, 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। 24 घंटे में कितनी घूम जाती है, 360। तो 1 डिग्री का जो आंसर आएगा वो घंटे में आएगा। इसको अपन मिनट में कर लेते हैं, क्योंकि सारे यहाँ पर अगर बात करें देशांतर के संबंध में, अगर हम छोटी यूनिट देखें तो मिनट ज्यादा छोटी है, इसके बाद घंटे वाली यूनिट आती है, तो हम इसको मिनट में निकालेंगे तो 60 का गुणा और कर देते हैं। अब इसको आप काट लीजिए तो 1 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 4 मिनट आ जाएगा। यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में 1 डिग्री के एंगल में से दूसरे डिग्री के एंगल में या 1 डिग्री के एंगल का परिवर्तन होता है, जो कि लगभग 4 मिनट के अंतर के बराबर होता है, 4 मिनट के बराबर होता है। तो यहाँ पर जहां भी 4 मिनट हो उसका आंसर लगा दीजिए, तो आंसर क्या आएगा, 4 मिनट। ठीक है, अब देखिएगा 14वां क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य, यानी स्टेटमेंट दिया गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से संबंधित प्रश्न दिया गया है और उसमें फॉल्स स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। पहला क्या लिखा है,
यह एक काल्पनिक रेखा है, बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल डेटलाइन क्या है? 180 देशांतर के साथ केवल जलीय भागों से खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, स्थल को विभाजन से बचाने के लिए ये डेट का निर्धारण करती, तो एक काल्पनिक रेखा है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या दिया है? बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। बेरिंग सागर में ये कहां मोड़ी गई है? पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। क्या यह सही है? आप अपने मैप में देखिए और आंसर लगाइएगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। क्या यह सही है? तो ये भी आपको निकालना है। और डी कहता है न्यूजीलैंड और फिजी, फिजी है ये, न्यूजीलैंड और फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में यह रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है। कहां की ओर मोड़ी गई है? पूर्व की ओर मोड़ी गई है। क्या यह सही है? अब इसका आंसर आप बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। इंटरनेशनल डेटलाइन पढ़ाते समय मैं हर बार इस प्रश्न को करवाता हूं या हर बार इस तरीके के प्रश्न को आपको सॉल्व करवाता हूं, थ्योरी को बताता हूं। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? तो यह एक काल्पनिक रेखा है, बिल्कुल सही है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, बिल्कुल सही है। दोनों चीजें सही हैं। जबकि डी कहता है न्यूजीलैंड और फिजी द्वीप को एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है, तो ये गलत है। यहां पर भी ये पश्चिम की ओर ही मोड़ी गई है। कहां पर मोड़ी गई है? पश्चिम की ओर ही मोड़ी गई है, इसलिए यहां पर असत्य कथन कौन सा हो जाता है? डी हो जाता है। 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, बिल्कुल सही है। और बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर ही मोड़ी गई है, तो बेरिंग सागर में ही 75 डिग्री अक्षांश पर ही पश्चिम की ओर मोड़ी गई, बिल्कुल सही है। लेकिन न्यूजीलैंड और फिजी द्वीपों को अलग करने के लिए इसको पश्चिम में मोड़ा गया है, पूर्व में नहीं मोड़ा गया है, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक बार अपने मैप में देख लीजिए, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब अगर हम देखें 15वां क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है, देखिए मैं मैप में देखने के लिए इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर बार बार मैप में देखूंगा, मैं बार बार बताऊंगा तो थोड़ा सा समय लग जाता है। मैप आप सामने रख लीजिए और एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, जहां जब मुझे लगता है कि मैप बहुत इंपॉर्टेंट है तो फिर मैं पीछे जाके आपको मैप से बताता हूं, लेकिन फिर भी ये सिंपल क्वेश्चन है या कह सकते मैप का है, आप मैप रखिए आगे और एमसीक्यू सॉल्व करते जाइए। फिर 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 15वां क्वेश्चन कहता है कि किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समयों के समान नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर बता देगा वो मैं मानता हूं कि उसको बहुत अच्छे से ये पूरा चैप्टर आता है, पूरा का पूरा चैप्टर आता है, बढ़िया तरीके से वो समझ पा रहा है, उसके पास वो बुद्धि है कि वो ये चैप्टर अच्छे से, उसके एमसीक्यूज अच्छे से लगा पाएगा। तो यहाँ पर कुछ नगर दिए गए हैं और कहा है कि घड़ी के का जो समय है अन्य 3 नगरों से भिन्न है, यानी कहीं ना कहीं उनके समान नहीं है। तो आपको 4 नगर दिए गए हैं, इसमें से सही आंसर क्या आएगा? बहुत सरल प्रश्न है वैसे तो, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं। अगर अपन देखेंगे लंदन, लिस्बन, अदिस अबाबा और अक्का, ठीक है, तो यहाँ पर 4 नगर दिए गए हैं जो कि यूके, पुर्तगाल, इथोपिया और घाना के ही शहर हैं। अगर इनको आप देखोगे और इस आंसर को, इस प्रश्न के आंसर को निकालेंगे तो आपको जीएमटी को देखना पड़ेगा। किसको देखना पड़ेगा बेटा? जीएमटी। जीएमटी का जो निर्धारण विषुवत रेखा पर किया गया है, सॉरी, जीएमटी का निर्धारण जो हमारी पृथ्वी पर ग्लोब में किया गया है, इसमें देखोगे तो जीएमटी जो रेखा है, ये जब काल्पनिक रेखा ये खींची गई तो ये कुछ देशों से होकर गुजरती है, और जिन देशों से होकर गुजरती है उन देशों ने अपने यहाँ जीएमटी के ही आधार पर समय का निर्धारण किया है। इसके अलावा कुछ और भी देश हैं जो जीएमटी पर स्थित नहीं है, पर जीएमटी के समय के अकॉर्डिंग अपने यहाँ का प्रधान समय निर्धारित करते हैं। तो इन देशों ने जीएमटी को अपना प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान समय रेखा के रूप में निर्धारण किया हुआ है, प्रधान समय रेखा माना हुआ है। लेकिन इसमें एक ऐसा देश है जो जीएमटी से बहुत दूर भी है और वह जीएमटी के अकॉर्डिंग या जीएमटी में जो समय रहता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मध्याह्न रेखा नहीं मानता है या उस रेखा को मध्याह्न रेखा के रूप में प्रदर्शित नहीं करता है। तो यहाँ पर वो देश कौन सा है? तो देखिएगा, लंदन जीएमटी पर ही स्थित है भैया, लंदन के पास ही तो है क्या जहां से जीएमटी गुजरती है, आपको पता होगा। तो लंदन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर बात करें लिस्बन, पुर्तगाल, बिल्कुल सही। स्पेन और जो पुर्तगाल है ये जीएमटी पर स्थित नहीं है,
पुर्तगाल की बात करूं, जीएमटी पर स्थित नहीं है, फिर भी ये क्या करता है, जीएमटी के समय को ही अपना प्रधान मध्याह्न समय मानता है। फिर उसके बाद कहें सी अदिस अबाबा इथोपिया, तो आप देखोगे अफ्रीका में एक देश है इथोपिया जो कि जीएमटी पर स्थित नहीं है, ना ही जीएमटी के हिसाब से अपने यहाँ का समय निर्धारित करता, मतलब जीएमटी को प्रधान मध्याह्न रेखा नहीं मानता है। जीएमटी के हिसाब से ही समय निर्धारित होगा, परंतु प्रधान मध्याह्न रेखा, जैसे भारत का देखें तो भारत 82.5 को अपने यहाँ की समय रेखा मानता है ना। इंडियन मध्याह्न रेखा कौन सी कहलाती है, 82.5, इथोपिया की कोई दूसरी कहलाएगी, ठीक है। लेकिन 0 डिग्री को कौन कौन से देश अपनी मध्याह्न रेखा मानते हैं, तो भारत तो नहीं मानता, इथोपिया भी नहीं मानता, तो ऐसे ही इथोपिया इससे अलग हो जाता है। अगर घाना की बात करें तो घाना से तो 0 डिग्री गुजरती है, तो ये तो मानेगा ही, सीधी सी बात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इथोपिया 0 डिग्री देशांतर पर ना तो स्थित है, ना ही इसको अपना प्रधान समय रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान यामोत्तर मानता है, ठीक है। फिर 16वां देख लेते हैं, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण है। उत्तरी प्रशांत महासागर में भैया अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को क्यों मोड़ दिया गया है। लास्ट प्रश्न अपन ने देखा था, सेकंड लास्ट, उसमें यही मैंने अभी बताया था कि उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को कुछ कुछ स्थानों पर मोड़ दिया गया है। बेरिंग सागर में ये 75 डिग्री पश्चिमी, बेरिंग सागर में ये 75 डिग्री देशांतर 75 डिग्री अक्षांश पर पश्चिम की ओर मोड़ दी गई है। क्यों ऐसा किया गया है, क्योंकि स्थल भागों को विभाजित होने से बचाने के लिए, अगर स्थल भाग को विभाजित कर दिया जाएगा तो एक ही स्थल पर 2 अलग अलग डेट हो जाएंगी, इसलिए स्थल को विभाजित होने से बचाने के लिए केवल जलीय मार्ग से ही हमारी इंटरनेशनल काल्पनिक रेखा डेट लाइन का निर्धारण किया गया है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल डेट लाइन या वो काल्पनिक रेखा खींची गई है उत्तरी प्रशांत महासागर में, उसको क्यों मोड़ दिया गया है या उसके विचलन का क्या कारण है। पहला हवाई द्वीप समूह कारण है क्या, दूसरा इल्यूशियन द्वीप समूह, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण है, कारण पूछ रहा है। हवाई द्वीप समूह कारण है, इल्यूशियन द्वीप समूह है, क्यूराइल द्वीप समूह है, या उपरोक्त सभी हैं। तो बिल्कुल अब यहाँ पर थोड़ा सोचना ये है कि ये द्वीप इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बीचों बीच से, ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इन द्वीपों से गुजरती है, यानी उसके बिल्कुल कहाँ जाते हैं, संपर्क में आ जाते हैं। अब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा अगर इन द्वीपों के बीच में से आएगी तो कहीं ना कहीं विभाजित होंगे ये द्वीप, तो इनको विभाजित होने से बचाने के लिए उसमें विचलन करना पड़ेगा। तो हवाई द्वीप समूह, इल्यूशियन द्वीप समूह और क्यूराइल द्वीप समूह, ये तीनों के तीन द्वीप समूह क्या होंगे भैया, इससे क्या विचलित हो रहे हैं, क्या इनसे विचलन का कारण हो रहा है। इस तरीके से आप अपना दिमाग लगाइए, क्या इसका कारण उपरोक्त सभी आएगा या कोई और आंसर आएगा। आप इसमें अपना दिमाग लगाइए और इसका आंसर निकालिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर इसका आंसर निकालने के लिए उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को विचलित कर दिया गया है और विचलन करने का जो कारण है वो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पृथ्वी, 17वां क्वेश्चन है, पृथ्वी का कितने समय कटिबंधों में विभाजन किया गया है। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में विभाजित किया गया है, इसका आंसर क्या आएगा। तो अगर आपने अक्षांश देशांतर पढ़ा हो तो देशांतर को अगर देखोगे तो देशांतर कितनी खींची गई है, 360 डिग्री हमारी पृथ्वी अगर बात करें कोण बनते हैं, और प्रत्येक जो कोण है वो एक एक घंटे के मतलब अगर बात करें प्रत्येक 15 डिग्री के अंतर से हमने एक समय जोन का निर्धारण किया है या समय के कटिबंध का निर्धारण किया है। कितने डिग्री पर किया है, 15 डिग्री पर किया है। यानी क्या बोल रहा हूं मैं, अगर 0 डिग्री से 15 डिग्री तक आगे बढ़ेंगे तो कितने समय का अंतर आएगा, 1 घंटे का अंतर आएगा। कितने का आएगा, 1 घंटे का। ऐसे ही 15 डिग्री से 30 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो कितने का, फिर 1 घंटे का अंतर आएगा। और ऐसे ही करते करते टोटल अंतर कितना हो जाएगा, 24 घंटे का हो जाएगा। तो 24 घंटे इस आधार पर भी देख सकते हैं, यह पृथ्वी अपना पूर्ण चक्कर, एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे लेती है कि नहीं लेती। तो उसी आधार पर कितने समय जोनों में बांटा गया है, 24 समय कटिबंधों में या 24 समय जोनों में हमारे देशांतर को या पृथ्वी को बांटा गया है। तो इस तरीके से इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर असत्य कथन बताना है। पहला लिखा हुआ है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 होती है, तो भैया यही गलत है। क्यों? क्योंकि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 360 होती है। तो इसका सही आंसर तो यही आने वाला है। फिर भी दूसरा देख लेते हैं। किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। देखो बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन आपको याद भी आ रहा होगा। सी कहता है देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम और ध्रुवों पर शून्य होती है। बिल्कुल सही है। देशांतर रेखाएं विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा चौड़ी हो जाती हैं और ध्रुवों पर जाकर मिल जाती हैं। फिर डी क्या बोलता है? विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं की बीच की कोणीय दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। तो बिल्कुल सही है, 111.3 किलोमीटर होती है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यानी एक ही गलत था। यानी इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सरल प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं है। 19वां प्रश्न कहता है ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी हो जाती है। ध्रुवों की ओर जैसे जैसे जाते हैं तो अक्षांश रेखाएं जो खींची जा रही, जो वृत्त बना रही हैं ग्लोब पर, उसका व्यास ज्यादा हो जाता है कि कम हो जाता है। तो हम देखते हैं जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे पृथ्वी चपटी होती जाती है और हमारी जो देशांत अक्षांश रेखाएं वो धीरे धीरे व्यास में कम होती जाती है, यानी व्यास में कमी आती है, व्यास घट जाता है। तो हम पृथ्वी पर अगर आप देखोगे तो ग्लोब पर जैसे जैसे आगे बढ़ते हो तो हमारे अक्षांश रेखाओं का व्यास क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो यहां पर सही आंसर क्या आ जाएगा कि अक्षांश रेखा ये जो होती है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर उनके व्यास में कमी आ जाती, घट जाता है। अब अंतिम प्रश्न है भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। अब ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है, ये बन जाना चाहिए। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी को क्या बोलते हैं? हम अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है। तो ये 20 प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष तौर पर जो मैपिंग वाले प्रश्न है और इंटरनेशनल डेट लाइन वाले प्रश्न हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन प्रश्नों का अच्छे से आंसर देखिए, अच्छे से आंसर लगाइए और रिवीजन कर लीजिए और एमसीक्यूज लगा लीजिए, चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। आने वाले समय में इसका जरूर आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो आज के इस चैप्टर में, इस सेशन में इतना ही। कल की क्लास में हम दोबारा एक नए चैप्टर को लेके आएंगे। यूनिट नंबर 4 विश्व भूगोल की चर्चा हम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।